बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। हरगिज़ नहीं, वो तो ऐसे मुतमईन है जैसे अपने बेडरूम में हो। जब वो मुतमईन है तो तुम क्यों परेशान हो? उसे अपने पास ही रखो। क्या कह रही हो? अपने बेटे को मेरी कैद में रखना चाहती हो? मरीना, मुझे तो यूं लगता है कि तुम पारस की कैदी बन गई हो, उससे रिहाई हासिल करने के लिए मेरे पास आई हो। सोनिया के इस नफ्सियाती हमले ने उसे सोचने समझने पर मजबूर किया। वो फौरन ही समझ गई, बल्कि तस्लीम किया कि वो पारस को अपनी ज़िंदगी से दूर करने, दूसरे लफ्ज़ों में उससे निजात हासिल करने सोनिया के पास आई थी। उसने ढिठाई से इनकार करते हुए कहा, सोनिया, तुम खामखा माहिर नफ्सियात बनकर अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रही हो। तुम मुझे सोनिया कह रही हो, अम्मा जान नहीं कहोगी? कान पकड़ती हूँ, तुमसे कोई रिश्ता कायम करने की कभी हमाकत नहीं करूँगी। ये हुई दानाई की बात। ऐसे ही तजर्बात तुम्हें कुंदन बनाएंगे। मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे बातों से बहला रही हो और काम की बात नहीं कर रही हो। काम की बात हो तो करूँ? क्या पारस के लिए तुम्हारा दिल नहीं मचलता है? जो पारस तुम्हारी कैद में है उसके लिए दिल ना धड़केगा ना मचलेगा। अब जाओ। उसने सांस रोक ली। मरीना दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। सोनिया ने अचानक सांस रोककर मजीद कुछ कहे सुने बगैर दिमाग से निकालकर मरीना की तौहीन की थी। तौहीन तो उस बड़े कारनामे की थी जिसे मरीना ने अंजाम देकर सुपर ताकतों को चौंका दिया था, और वो कारनामा था पारस का अगवा और तारीक कमरे की कैद। मगर सोनिया ने इतने ज़बरदस्त कारनामे की ऐसी की तैसी कर दी थी। मरीना पहले तो नागवारी से सोनिया के मुतल्लिक सोचती रही, फिर एकदम से चौंक कर सीधी बैठ गई। सोनिया का आखिरी फिक्रा था, जो पारस तुम्हारी कैद में है उसके लिए दिल ना धड़केगा ना मचलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मरीना की कैद में वो पारस नहीं है जिसके लिए सोनिया की ममता तड़पती है। वो इजी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। ये सवाल गूंज रहा था, क्या मैं धोखा खा रही हूँ? क्या मैंने डमी पारस को कैदी बना रखा है? फरहाद की फैमिली से दुश्मनी रखने वाले अच्छी तरह जानते थे कि बाबा साहब के इदारे में सोनिया, पारस और अली तैमूर के कई डमी अफराद मौजूद रहते हैं और वक्त ज़रूरत असल की जगह नकल ले लेते हैं। वो सोच रही थी, क्या मेरे साथ भी यही खेल खेला गया है? वो गौर करने लगी। पिछले दिन उसने खुद अपनी आंखों से पारस को बंगले से निकलते देखा था और उसका ताकुब करते हुए जगत आंटी की मकान तक पहुंची थी। वहां पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहने वाले पारस ने ही रात को कमरे में आकर उसकी तीमारदारी की थी। हो सकता है उसी दौरान कोई घपला हो गया हो। जब वो अपने बाप के जरिए कार बदलकर जगत आंटी के यहाँ आई तो इतनी देर में डमी ने असली पारस की जगह ले ली हो। उसने फिर सोनिया के दिमाग में आकर कहा, मेरे सामने तुम्हारी मक्कारी नहीं चलेगी। मेरी कैद में असली पारस है। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बातों में आकर उसे डमी समझकर रिहा कर दूं? वो असली है, असली। तो जब असली है तो मेरे पास क्यों आई हो? ये बताने के लिए कि मैंने अपनी आंखों से पारस को बंगले से निकलते देखा, खुद उसका ताकुब किया, तमाम रात पेइंग गेस्ट बनकर उसके साथ रही। आगे ना बोलो। उसके साथ रात गुजारने की वजह से तुम्हारी परेशानियां बढ़ गई हैं। तुम ये तस्लीम करते हुए तौहीन महसूस करती हो कि पारस के धोखे में किसी ऐसे वैसे की आगोश में खुद को हार गई हो। बेशक मेरा बदन किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं है। मैंने पारस को इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि वो फरहाद अली तैमूर का बेटा है। मैं किसी मामूली शख्स पर थूकना भी गवारा नहीं करूंगी। जो की रिहाइश गाह से निकलकर मेरी कैद में आने वाला पारस है, असली पारस है। तुमसे एक ज़बरदस्त गलती हुई मरीना। जो पारस जो के बंगले से निकला था तुम्हें उसका ताकुब नहीं करना चाहिए था। अगर तुम सब्र तहम्मुल से उसी बंगले के करीब मौजूद रहती या जो को तन्हा समझकर बंगले में दाखिल होती तो तुम्हें वहां असली पारस नजर आता। पारस ने अभी तक जो का साथ नहीं छोड़ा है। वो पेरिस के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में अपनी जो के साथ है। क्या अब समझ में आया कि तुम शुरू ही से डमी के पीछे भागती रही हो? मरीना चंद लम्हों तक सकते में रही। जब यकीन हो गया कि वो एक डमी को अपना हुस्न और शबाब देकर अपने मकाम से गिर गई है तो गुस्से में चीख कर बोली, मैं गोली मार दूंगी, उस डमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपने इस नामाकूल फैसले पर अमल करने से पहले ये सुन लो, जब हम अपने किसी डमी को मैदान अमल में लाते हैं तो उससे वादा करते हैं कि उसे बेमौत मरने नहीं देंगे। तमाम सुपर ताकतें और यहूदी तंजीम के सरबराह आज तक हमारी किसी डमी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तुम भी उसे गोली नहीं मारोगी, ये मेरा हुक्म है। तुम्हें यह खुशफहमी क्यों है कि मैं हुक्म की बंदी बन जाऊंगी? इसलिए कि तुम्हारा प्यारा प्यारा अंकल साबिका जनरल हमारी कैद में है। यह झूठ है। जनरल के दिमाग में जाकर तस्दीक कर लो।
उसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उसी लम्हे में अपने अंकल के पास आई, उस अंकल के पास जिसे वो बाप से ज़्यादा चाहती थी। उसके पसीने की जगह खून बहा सकती थी, क्योंकि जनरल की मोहब्बत, शफकत और तवज्जो ने उसे इतने बुलंद मकाम तक पहुंचाया था। वो एक काल कोठरी के फर्श पर बैठा हुआ था। वहां सिर्फ 0 पावर के बल्ब की रोशनी थी। उसने तड़प कर पूछा, अंकल, आपको किसने कैद किया है? बेटी, कुछ अजनबी लोग थे, उन्होंने साथ चलने को कहा। मैं उनके साथ जाने लगा, रास्ते में दिमागी तौर पर गायब हो गया। जब हाजिर हुआ तो खुद को इस काल कोठड़ी में पाया। मैंने उनसे पूछा, मुझसे क्या दुश्मनी है? उनमें से एक ने कहा, जब तक हमारा एक बंदा मरीना की कैद में महफूज है, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं होगी। अगर हमारे बंदे को दिमागी नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हारे दिमाग में भी जलजले पैदा होंगे। अगर उसे जानी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अंकल, आप फिक्र ना करें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये नुकसान क्या कम है कि मैं इस उम्र में आरामदेह बिस्तर छोड़कर एक काल कोठड़ी के ठंडे फर्श पर बैठा हूं। नहीं, मैं आपको जल्द ही रिहाई दिलवाऊंगी। वो फिर सोनिया के पास आई, फिर बोली, तुम पक्की चुड़ैल हो, अपनी तरफ आने वाली मुसीबत का तोड़ कर लेती हो। बेशक मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैंने मुख्तसर सी मुद्दत में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हासिल की। आज पहली बार तुम्हारे सामने हथियार डाल रही हूँ। ये शिकस्त मुझे हमेशा याद रहेगी और जवाबी शिकस्त तुम पर उधार रहेगी। खुदा करे तुम्हारे हौसले जवान रहें। मैं अभी आधे घंटे में पारस की डमी को रिहा कर दूंगी। उस आधे घंटे में तुम मेरे अंकल को आज़ाद कर दो। सोनिया ने कहा, सॉरी, तुम पारस की डमी को जिस्मानी तौर पर आज़ाद करोगी, जहनी तौर पर वो तुम्हारा गुलाम रहेगा। क्या तुम चालाकी दिखाने से बाज नहीं आओगी? मैं भूल गई थी कि उसे जहनी तौर पर गुलाम बनाया है। ठीक है, मैं उसके दिमाग में जाकर अपने ही तनवीमी अमल का तोड़ कर दूंगी। मुझे यकीन होना चाहिए कि तुमने पूरी सच्चाई से तोड़ किया है। ये यकीन करने के लिए सलमान वास्ती ख्याल ख्वानी के जरिए पारस के अंदर मौजूद रहेगा। वो बोली, इस वक्त लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं। मैं ठीक 3 बजे अमल करूंगी। मेरी एक दरख्वास्त है, जब तक डमी पारस अमल के बाद तनवीमी नींद से बेदार होगा, तब तक 4-6 घंटे गुजर जाएंगे और तब तक मेरे अंकल काल कोठड़ी के ठंडे फर्श पर बैठे रहेंगे। इसलिए सोनिया ने कहा, मैं समझ गई। तुम 15 मिनट के बाद अंकल के पास जाना, वो तुम्हें निहायत आरामदेह कमरे में मिलेंगे। मरीना शुक्रिया कहकर फिर अपनी जगह हाजिर हो गई। वो दूसरों से मुख्तलिफ थी, शिकस्त खाकर दिल बर्दाश्ता नहीं हुई थी। एक तो इसलिए गुस्सा नहीं आया कि उसने किसी ऐसी वैसी से नहीं, सोनिया से मात खाई है। दूसरा ये कि सोनिया से पहली मुलाकात में ही ज़बरदस्त तजर्बात हासिल हुए। सिर्फ एक बात परेशान कर रही थी, और वो ये कि उसने सुपर मास्टर और आला हुकाम के सामने पारस को कैदी बनाने का दावा किया था और उसके बदले अपने नौजवानों को वापस लाने का यकीन दिलाया था। अब उन टेलीपैथी जानने वालों की वापसी नहीं होगी। इसके नतीजे में अपने आला हुकाम के सामने पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। अब उसे अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने की फ़िक्र लाहक हो गई थी। उसने 15 मिनट से पहले ही अपने अंकल के दिमाग में पहुँच कर देखा। वो लोग उसे काल कोठड़ी से निकाल कर ले जा रहे थे। मरीना ने सोचा था अगर अंकल को दिमागी तौर पर गायब रखा गया तो वो खुद अंकल के दिमाग में रहकर देखती रहेगी कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। मगर वो ले जाने वाले बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखते थे, चालाकी में किसी से कम नहीं थे। वहाँ अमरीकी बाशिंदे बनकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने जनरल की आंखों पर पट्टी बांधी और मरीना को मायूस कर दिया। अब वो अंकल की आंखों से रास्तों को नहीं पहचान सकती थी। उसे ले जाने वाले मुस्तकिल गूंगे बन गए थे, बातें नहीं कर रहे थे। मरीना की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। ठीक 15 मिनट बाद आंखों से पट्टी खुल गई। जनरल एक आरामदेह बिस्तर पर था। सरहाने की मेज पर खाने का सामान था। सर्दी से बचने के लिए कंबल और गर्म कपड़े थे। मरीना मुतमईन होकर फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसने सोचा था उसे मौका मिलेगा तो अंकल को सोनिया के आदमियों से छीन कर ले जाएगी, लेकिन उसके आदमियों ने उसे मायूस कर दिया। मायूसी तो पारस की तरफ से भी हुई थी। ये सोचकर दिल डूब रहा था कि वो पारस की तन्हाई में नहीं गई थी, कोई दूसरा ही बहती गंगा में हाथ धो चुका है। इतनी बड़ी तौहीन उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पारस दुश्मन था, मगर तस्लीम कर रही थी कि वो सारी रात अपना अपना सा लगा और उसके बाद भी अब तक उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आह, फिर ये डमी क्यों मरने चला आया? वो गुस्सा नहीं दिखा सकती थी, डमी को गोली नहीं मार सकती थी। उस डमी में उसके अंकल की जान थी। इन हालात में गुस्सा थूक कर अपने ऊपर बीती हुई आप बीती को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसने ज़रा संजीदगी से डमी के मुतल्लिक सोचा, इसलिए भी सोचा कि वो उसकी ज़िंदगी का पहला मर्द था।
वो 1000 नफरत और गुस्से के बावजूद उसकी आमदोरफ्त को झुटला नहीं सकती थी। जब वो संजीदगी से सोचने लगी तो वो डमी उसे पहाड़ लगा, किसी पहलू से कमतर नहीं लगा। एक लड़की जो आरजुएं करती है वो उन आरजुओं से भी सवा था, उसके हर जज्बे की दवा था। वो पारस नहीं था, मगर उसकी जवानी का पारस पत्थर बन गया था। दिल कहने लगा उसे अच्छी तरह जांचना परखना चाहिए। जाने क्यों दिल उसे अब भी पारस कह रहा था, और जहानत कह रही थी जब उसकी सूरत पारस की है, आवाज़ और लहजा, कदो कामत और दिल जीत लेने का अंदाज सभी कुछ पारस जैसा है, तो उसे अपना पारस बनाकर ही क्यों ना रखा जाए। ये एक नया और अछूता आइडिया था। जब वो अपना सब कुछ उसे सौंप चुकी थी तो फिर उसे गोली मारना या अपनी जिंदगी से दूर फेंक देना सरासर हमाकत होती। अब वो हमाकत नहीं करना चाहती थी। ये खिलौना लेकर बहल जाने वाली बात नहीं थी। वो पारस ना होते हुए भी हर पहलू से पारस था। इस दुनिया में कौन सी बिगड़ी है जो बन नहीं जाती। यहाँ दूसरा दिल मिल जाता है, दवा मिल जाती है, एक नया सनम मिल जाता है, और ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है। मरीना यूं उठकर खड़ी हो गई जैसे दिल का फैसला मान लिया हो कि आओ चलो ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जां। और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस कमरे में आई जहां एक चोर दरवाज़ा था जो नज़र नहीं आता था, क्योंकि आगे पीछे दोहरी दीवारें थीं। एक खुफिया सिस्टम के जरिए एक दीवार एक तरफ से रखती थी तो उसकी पिछली दीवार में वो दरवाज़ा दिखाई देता था। मरीना उस दरवाजे से गुजरकर एक तंग राहदारी में आई। वहां एक जीने से उतरकर तहखाने में पहुंची। एक बड़े से हॉल के चारों तरफ 8 दरवाजे थे। उन दरवाजों के पीछे मुख्तलिफ तारीक कमरे थे जहां मुख्तलिफ कैदी रखे गए थे। मरीना ने एक अलमारी खोलकर उसमें से एक बल्ब निकाला, फिर अलमारी बंद करके एक दरवाजे के पास आई। ख्याल ख्वानी के जरिए पारस के दिमाग में पहुंची। उसने इस पहलू से सोचा था कि पारस के लबो लहजे के जरिए वो असली पारस के दिमाग में क्यों नहीं पहुंचती है, डमी के पास कैसे पहुंच जाती है। ये बात साफ और सीधी सी थी कि पारस के टेलीपैथी जानने वाले बुजुर्गों ने तनवीमी अमल के जरिए उसका लबो लहजा बदल दिया और उसका असली लबो लहजा डमी के दिमाग में नक्श कर दिया है। यही वजह है कि वो डमी के पास चली आई है। वो तारीक कमरे में सो रहा था। मरीना ने उसके ख्वाबीदा दिमाग को हिदायत दी कि वो गहरी नींद में डूबा रहे। उस कमरे में कोई भी आए, अंधेरे से रोशनी भी हो तो उसकी आंख ना खुले। इसके बाद उसने चाबी से दरवाज़ा खोला, तारीक कमरे में दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। अब वो खुद जैसे एक तारीक कब्र में थी। वो हाथ से दीवार को टटोलकर स्विच बोर्ड के पास आई, फिर दूसरे हाथ से बल्ब लगाकर स्विच ऑन कर दिया। यकबारगी तारीकी छट गई। कमरे की 4 दीवारी में जैसे दिन निकल आया। वो निगाहों के सामने बिस्तर पर सो रहा था। सर से पांव तक पारस ही पारस था। उसे रोशनी में देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी समझ में नहीं आया कि वो मसरूर हो रही है या सुरूर में आ रही है। शायद मसरूर इसलिए थी कि वो रोशनी में बिल्कुल पारस था, और सुरूर इसलिए आ रहा था कि वो तारीकी में भी वही होता था जो अब तक हो चुका था। बदमाश कहीं का। वो धड़कते हुए सीने पर हाथ रखकर बिस्तर के पास आई। उसे गौर से देखने लगी, शायद कहीं से वो अपना ना लगे, अजनबी लगे तो वो मुंह फेर कर चली जाए। लेकिन दिल जिस तरफ फिर गया था उधर से वो मुंह ना फेर सकी। उस पर झुककर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी, उसके चेहरे को जगह जगह सहलाने लगी। फिर और करीब आकर अपना चेहरा उसके चेहरे पर रख दिया। भला से वो पारस ना हो, वो जो भी हो, उसकी जिंदगी का पहला सिकंदर था और आखिरी भी यही रहेगा। वो थोड़ी देर तक उसे देख देख कर उसे पूजती रही। गहरी गहरी सांसें यूं लेती रही जैसे सांसों के जरिए उसे अपने अंदर खींच रही हो। फिर वो जज्बों से बेहाल होकर उठ गई। दीवार के पास आकर स्विच को ऑफ किया। अचानक दिन से रात हो गई। गहरी तारीकी छा गई। उसने अपने स्कार्फ से बल्ब को पकड़ा क्योंकि वो गर्म हो गया था, बड़ी देर में ठंडा होने वाला था। उसने बल्ब को और दरवाजे की चाबी को बिस्तर के गद्दे के नीचे छुपा दिया। अंधेरे में रास्ता टटोलती हुई दूसरे पलंग पर आई। फिर वहां बैठकर उसके खाबीदा दिमाग को हिदायत दी कि अब वो रफ्ता रफ्ता बेदार हो जाए। जब वो नींद से बेदारी की तरफ आने लगा तो वो दिमाग से निकल आई। फिर होले होले सिसकियां लेने लगी, रोने की आवाज़ निकालने लगी। चंद मिनट के बाद पारस की जमाही लेने की आवाज़ आई। फिर वो चौंक कर बोला, कौन है? ये कौन रो रहा है? वो होले से चीख मारकर सहमे हुए अंदाज में बोली, तुम कौन हो? यहाँ और कितने लोग हैं? मैं तो खुद को तन्हा समझ रही थी।
और मैं अब तक तन्हा था। इस अंधेरे में पूरे कमरे को टटोल कर देख चुका था। उस वक्त तुम नहीं थी, अब कहाँ से आ गई हो? मैं क्या बताऊं, सोचती हूं तो पागल सी हो जाती हूं। मैं हाइड पार्क के एक ओपन रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रही थी। 2 घूंट पीने के बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। पता नहीं कॉफ़ी में कोई दवा हल की गई थी या कोई तिलिस्म था। मैं इस तारीकी में पहुंच गई। पता नहीं कितना वक्त गुजर चुका है। मेरी कलाई पर घड़ी है मगर वक्त नहीं देख सकती। प्लीज़ लाइट ऑन कर दो। यहाँ लाइट होती तो मैं अंधेरे में ना रहता। मैं होश में आने के बाद देर तक चीखती रही। मुझे पलंग से नीचे पाँव रखते हुए डर लगता है। पता नहीं ये कैसी जगह है। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, ये एक साफ सुथरा कमरा है, पुख्ता फर्श है। तुम दोनों हाथों से रास्ता टटोल कर इस कमरे के जुग्राफिये को और अटैच्ड बाथरूम को समझ सकती हो। नहीं, मुझे डर लगता है। प्लीज़ मुझे हौसला दो कि हम जल्द ही इस अंधेरे से निकल जाएंगे। एक कैदी दूसरे कैदी को झूठे दिलासे तो दे सकता है, सच्चा हौसला नहीं दे सकता। क्या तुम टेलीपैथी जानती हो? ये क्या चीज़ है? ताज्जुब है, तुम टेलीपैथी के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं आयरलैंड के एक बहुत छोटे से कस्बे में रहती हूँ। वहाँ सुना करती थी कि इंसान चांद पर पहुँच गया है। मुझे लंदन शहर देखने का बड़ा शौक था। यहाँ मैं मम्मी डैडी के साथ आई थी। इतना कहकर वो रोने लगी। पारस ने पूछा, अरे तुम रो रही हो? और क्या करूं, मम्मी और डैडी मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं अकेली हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकते? मैं आ रहा हूं। वो रास्ता टटोलता हुआ दूसरे बिस्तर पर आया, फिर बोला, तुम कहाँ हो? अपना हाथ बढ़ाओ। दोनों ने टटोलते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। पारस का एक हाथ उसके भरे भरे बाजू पर पहुंचा। वो बोला, अरे तुम तो जवान हो। रोने की आवाज़ सुनकर मैं तुम्हें बच्ची समझ रहा था। वो फिर रोते हुए बोली, क्या जवान लड़कियां मुसीबत में नहीं रोती हैं? रोती हैं। अब तो चुप हो जाओ, मैं आ गया हूं। वो करीब होकर उससे लगकर बोली, मुझे डर लग रहा है। पारस थोड़ी देर के लिए थम सा गया, जम सा गया। उसे कुछ महसूस हो रहा था। मारिया ने उसे सिर्फ जहर का आदी नहीं बनाया था, सांप की फितरत या उसकी सूझबूझ का अंदाज भी दिया था। वो सांप की तरह अपने शिकार को पहचान लेता था, खा अंधेरे में सूंघ कर या छू कर। मरीना के बदन के लम्स ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि वो अछूती नहीं है। वो पूरी की पूरी उसके हाथों से गुजर चुकी है। उसकी कुर्बत, उसका अंदाज और उसकी एक एक अदा चुगली खा रही थी कि मैं पेइंग गेस्ट हाउस वाली हूँ। और मरीना को यह यकीन कामिल था कि अंधेरे में पहचानी नहीं जाएगी। क्या खूब आंख मचोली थी। पारस ने आंखों पर अंधेरे की पट्टी होने के बावजूद पहचान लिया था। मरीना की आंखों पर अंधे जज्बात की पट्टी बंधी हुई थी। वो सहरज़दा होकर सब कुछ भूल गई थी और खुशफहमी में मुब्तला थी कि पारस को भी ऊंधे मुंह गिरा लिया है। काफ़ी वक्त गुजर गया। तब पारस ने पूछा, तुम कहाँ हो? वो सीने पर सर रखकर बोली, तुम्हारे पास हूँ। क्या तारीकी में डर नहीं लग रहा है? नहीं, यूं लग रहा है जैसे मेरे चारों तरफ रोशनी हो गई है। तुम कैसे जादूगर हो? अंधेरे को मेरे दिमाग से मिटा दिया था। तुमने आते ही दस्तरखान बिछा दिया जैसे पुरानी मेज़बानी हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास आकर यूं लगा जैसे हाइड पार्क के रेस्टोरेंट की तरह फिर होश उड़ गए हो। अब होश में हो? अपना नाम बता दो। मेरा नाम एली है, पूरा नाम एलिज़ाबेथ है। तुम पूरे होशो हवास में नहीं हो, इसलिए अपना नाम भूल रही हो। भला कोई अपना नाम भी भूलता है? और तुम तो यूं कह रहे हो जैसे मेरा कोई दूसरा नाम जानते हो। जानता हूं मरीना। वो लेटी हुई थी, हड़बड़ाकर उठना चाहती थी। पारस ने एक बाजू के हिसार में उसकी गर्दन दबोच ली। वो उठ ना सकी। रुकी रुकी सांसों के दरमियान बोली, यह क्या हरकत है? क्या यही मेरे प्यार का सिला है? नाम याद आ गया? हाँ, छोड़ो मुझे। जब याद आ गया है तो छोड़ देता हूं। उसने छोड़ दिया। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, मैं तुम्हें हुक्म देती हूं, आंखें बंद कर लो। तुम जिस हाल में भी रहो, आंखें खुली रखने से फर्क नहीं पड़ेगा। आंखें बंद करने का मरहला गुजर चुका है। यू शट अप। वो उसके दिमाग में पहुंच गई, फिर बोली, आंखें बंद करो और गहरी नींद सो जाओ। उसे सलमान वास्ती की आवाज़ सुनाई दी। तुम इसे सुलाकर जाना चाहती हो ताकि बाहर का रास्ता ना मालूम कर सके? वो बोली, तुम सलमान वास्ती? हाँ, याद दिलाने आया हूं। तुमने 1 घंटे बाद डमी पारस के दिमाग में अपने तनवीमी अमल का तोड़ करने को कहा था। वो 1 घंटा गुजर चुका है। वो बोली, मुझे आधे घंटे की मोहलत दो। सिस्टर मोहलत दे सकती हैं। क्या सोनिया को सिस्टर कहते हो? हाँ, तुम्हें भी सिस्टर की अजमत और बरतरी को तस्लीम करना चाहिए। उन्हें एहतरामन मैडम कह सकती हो। अच्छा, सोनिया के दिमाग में चलो,
मैं ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। वो सलमान के साथ सोनिया के दिमाग में आई, फिर बोली, आज से मैं आपको एहतरामन मैडम कहा करूँगी। एहतराम बाद में भी कर सकती हो, पहले डमी पर तनवीमी अमल का तोड़ करो। मैं अभी करती हूँ, एक ज़रूरी गुजारिश है। बड़े मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो, करो गुजारिश। मैंने धोखे में आकर पारस की डमी को कैदी बना लिया, लेकिन इधर 30 घंटों के दौरान यह डमी मेरे लिए बहुत अहम हो गया है। मैंने इसे पारस समझकर कबूल किया था, मगर अब वो जो कोई भी है मेरे जिस्मो जान का मालिक है। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मैडम, आप औरत हैं और ये तस्लीम करेंगी कि एक इज्जतदार औरत उसी मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारती है जो पहली बार उसकी तन्हाइयों में आता है। मैं ये जानती हूँ, लेकिन पारस का रोल अदा करने वाला वो डमी बहुत ही ज़हीन और बासलाहियत है, हमारे लिए अहम है। क्या तुम उसे एक औरत की इज्जत से अहम कहोगी? नहीं, इस मामले में मैं तुम्हारी हिमायत करूंगी, लेकिन यह दानिशमंदाना मशवरा दूंगी कि महबूब को गुलाम बनाकर नहीं रखा जाता। पहले तनवीमी अमल का तोड़ करो, उसे खुद आज़ादी से सोचने समझने और तुम्हारे मुतल्लिक फ़ैसला करने दो। अगर वो डमी तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेगा तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। ओ सोनिया, मेरा मतलब है मैडम सोनिया, तुम वाकई ग्रेट हो। अब मुझे आधे घंटे की मोहलत दो, मैं ठीक 3:45 बजे तनवीमी अमल का तोड़ करूंगी। मैं तुम्हें मोहलत देती हूँ। एक बात और वो ये कि सलमान वास्ती को 3:45 बजे से पहले डमी के पास जाने की इजाज़त ना दें। ठीक है, सलमान ठीक अपने वक्त पर वहाँ जाएगा। वो खुश होकर बोली, अ लॉट ऑफ थैंक्स मैडम। वो तारीक कमरे में पारस के पास हाजिर हो गई। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? वो बोला, शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की। मैं जानती हूँ, ज़्यादती तुमने नहीं की थी, सलमान वास्ती ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। क्या तुम उसे जानते हो? मैं अपने तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों को जानता हूँ। मेरे ये बुज़ुर्ग वक्तन फ़वक्तन मेरे दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आते। मैं सांस रोक लिया करता था, पता नहीं मेरी दिमागी तवानाई कब बहाल होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम पारस नहीं हो? वो हंसकर बोला, मैं पारस नहीं हूं तो और कौन हूं? तुम उसकी डमी हो। बाबा साहब के इदारे में तुम पर तनवीमी अमल के ज़रिए या शायद ब्रेन ऑपरेशन के ज़रिए तुम्हारी पिछली ज़िंदगी की यादों को भुला दिया गया है। मैंने भी तुम पर तनवीमी अमल करके तुम्हें अपना ताबेदार बनाया है। तुमने मुझे ताबेदार क्यों बनाया है? ताकि तुम हरजाई ना बनो। एक ज़रा इंसानियत से और शराफत से सोच कर जवाब दो कि मेरे जिस्मो जान और इज़्ज़त के मालिक बनकर मुझे ठुकरा दोगे? हरगिज़ नहीं, मैं आखिरी सांस तक कभी तुमसे बेवफाई नहीं करूँगा। तुम ये क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें ठुकरा सकता हूँ? मैडम सोनिया का हुक्म है कि मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूँ। इनकार करूँगी तो वो मेरे अंकल को गोली मार देंगे। मैडम सोनिया कौन होती हैं हमारे दरमियान दीवार बनने वाली? तुम उन्हें मैडम नहीं मामा कहते हो। तुम्हारे दिमाग पर मेरे तनवीमी अमल का असर है, इसीलिए अपनी मामा के खिलाफ बोल रहे हो। अभी मैं अपने अमल का तोड़ करूँगी तो तुम मेरे मुखालिफ हो जाओगे। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। अगर तुम्हें अंदेशा है तो अपने अमल का तोड़ ना करो। मेरे अंकल मैडम सोनिया की कैद में हैं। मैं तोड़ नहीं करूँगी और तुम्हें मैडम के हवाले नहीं करूँगी तो अंकल मुझे ज़िंदा नहीं मिलेंगे। किसी तरह मामा से मेरी बात कराओ। मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो अंकल को किसी शर्त के बगैर रिहा कर दें। वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगी, क्योंकि ये सब कुछ तुम मेरे मामूल की हैसियत से कहोगे। बड़ी मुश्किल है। एक बात बताओ, क्या तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो? मैं अपनी चाहत कैसे बयान करूं? तुमने किसी तनवीमी अमल के बगैर मुझे तस्खीर किया है। मैं तुम्हारी मामूला और कनीज़ बनकर रह गई हूं। तुम मेरी इज्जत, मेरा लिबास हो। मैडम तुम्हें छीन लेंगी तो मेरा लिबास उतर जाएगा। मैं कभी बेलिबास रहना पसंद नहीं करूंगी। जब इतनी गहरी चाहत है तो अंकल को मर जाने दो। ये क्या कह रहे हो? किसी एक की कुर्बानी लाजमी है। अंकल को हालात के रहमो करम पर छोड़ दो या उन्हें वापस लाने के लिए मुझे मामा के हवाले कर दो। तुम नहीं जानते, अंकल मेरी दुनिया है, मेरा ईमान है। उन्होंने मुझे इज्जत, शोहरत, दौलत और बर्तरी के आसमान पर पहुंचाया है। मैं तुम्हारे लिए एहसान फरामोश बन जाऊंगी तो सोचो, एहसान फरामोश किसी के नहीं होते। कभी बुरे वक्त में तुमसे भी धोखा करूंगी, उस वक्त तुम्हें कितना सदमा होगा। तुम बहुत अच्छी और सच्ची हो। मैं खुश नसीब हूं कि तुम्हारी बेइंतहा मोहब्बत मिल रही है। तुम्हें हर हाल में अंकल को वापस लाना चाहिए। मुझे वक्ती तौर पर दूर कर दो। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। मरीना वहां से उठकर अंधेरे में रास्ता टटोलती हुई दूसरे बिस्तर के पास आई। गद्दे के नीचे से बल्ब और दरवाजे की चाबी निकाली। फिर पारस से कहा, मेरे पास आओ। वो भी रास्ता टटोलता हुआ करीब आया।
मरीना ने उसके हाथ में चाबी और बल्ब देकर दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। पारस ने उसकी मर्जी के मुताबिक दरवाज़ा खोला, उसके साथ बाहर आया, फिर दरवाजे को लॉक कर दिया। वहां की एक अलमारी खोलकर उसके अंदर बल्ब को रखा। उसके बाद वहां से चलता हुआ जीने पर चढ़ता हुआ और चोर दरवाजे से गुजरता हुआ उस महलनुमा इमारत से बाहर आया। मरीना उसके साथ चल रही थी। दोनों कार की अगली सीटों पर आकर बैठ गए। पारस तारीक कमरे से बाहर आया था। बाहर भी रात का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि वो कैद खाने से बाहर है। अभी वो टेलीपैथी का कैदी था। उसने कार स्टार्ट की, उसे ड्राइव करता हुआ इहाते से बाहर आया, फिर एक स्ट्रीट से गुजरकर शाहराह पर तेज रफ्तारी से कार चलाने लगा। 5 मिनट के बाद सलमान ने उसके दिमाग में आकर पूछा, मरीना, तुमने इसके दिमाग पर मुकम्मल कब्जा जमाया हुआ है, क्या तुम मेरी सोच की लहरों को सुन सकती हो? वो पारस की जुबान से बोली, हाँ, इसके जरिए कार ड्राइव करने के लिए मुकम्मल कब्जा ज़रूरी है। हम 10 मिनट में एक होटल तक पहुंचेंगे। मैं वहां एक कमरा किराए पर हासिल करके इस पर किए हुए अमल का तोड़ करूंगी। बहुत चालाक हो, तारीक कैद खाने में तोड़ नहीं किया। अगर करती तो ये डमी होशो हवास में बाहर आता और हमें उस तारीक कैद खाने का पता चल जाता। प्लीज़ अभी बातें ना करो, मेरी तवज्जो पारस की ड्राइविंग पर है। क्या तुम चाहते हो कि हादसा हो जाए? खुदा ना करे कि ऐसा हो। मैं 15 मिनट बाद होटल के कमरे में आऊँगा। वो चला गया। मरीना को एक नया आइडियल मिल गया। हादसे की बात करते ही ख्याल आया कि पारस हादसे में ज़ख्मी हो जाए और कमज़ोर हो जाए तो ऐसी हालत में तनवीमी अमल का तोड़ नहीं होगा। उसके ज़ख्म भरने और तवानाई हासिल करने तक ये सोचने समझने का मौका मिल जाएगा कि वो उसे कैद खाने से निकालने के बाद भी किस तरह अपना ताबेदार बना कर रख सकती है। उसने एक जगह गाड़ी रुकवा दी, फिर उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसने चौंक कर आस पास देखा, फिर पूछा, मैं इस कार में कैसे आ गया? ये कौन सी जगह है? तुम रॉबिन्सन रोड पर हो। वो सामने 2 टैक्सियां नज़र आ रही हैं। तुम एक टैक्सी वाले से कहो डॉल्फिन स्क्वायर ले जाए। डॉल्फिन स्क्वायर के दाएं तरफ एक B क्लास होटल है, वहाँ एक कमरा हासिल करो। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊँगी। उसने पारस को कई पाउंड के नोट दिए। वो हुक्म का बंदा बना हुआ था। कार से उतरकर चला गया। मरीना ने स्टीयरिंग सीट संभाल ली। वहाँ से कार ड्राइव करती हुई अपने प्राइवेट बंगले की तरफ जाने लगी। वो इस पहलू से सोच रही थी कि सलमान उसे डमी पारस के साथ कार में देख चुका है। अगर अपने आदमियों को ताकुब में लगाएगा तो वो उनके चुंगल में फंस जाएगी। ये उसकी दानाई थी। सलमान ने वाकई पारस के जरिए मालूम किया था कि वो रॉबिन्सन रोड से गुजर रहा है। उसने लंदन में मुस्तकिल रहने वाले अपने ख़ास आदमियों को उधर दौड़ा दिया था। उससे पहले ही मरीना ने रास्ता बदल दिया था। उसने बहुत दूर निकल आने के बाद सलमान वास्ती को मुखातिब किया। वो बोला, मेरे दिमाग से चली जाओ, मैं तुम्हारे दिमाग में आऊँगा। सॉरी, मैं भी अपने दिमाग में जगह नहीं दूंगी। ज़रूरी बातें सुनना चाहो तो मैडम सोनिया के पास आ जाओ। वो दोनों सोनिया के पास आए। मरीना ने कहा, मैंने डमी को कैद से रिहा कर दिया है और उसे एक होटल में जाने को कहा है। सलमान ने पूछा, अभी तुम उसके साथ थीं, फिर उसे आज़ाद क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि तुम मुझे उसके साथ कार में सफ़र करता हुआ देख चुके थे। अपने आदमी मेरे पीछे लगा सकते थे और शायद लगाए भी हों। मैं अपने तौर पर हिफाजती तदबीर पर अमल कर रही हूँ। अगर पारस को कोई हादसा पेश आया तो? पारस बच्चा नहीं है। अगर बच्चा समझते हो तो उसके दिमाग में रहो। वो होटल के कमरे में पहुंचने तक आज़ाद है। उसके बाद मैं उसके पास जाकर तनवीमी अमल का तोड़ करूंगी। सोनिया ने कहा, मरीना ठीक कह रही है। जब वो तारीक कैद खाने से बाहर आ चुका है तो सलमान, तुम भी मरीना के अमल का तोड़ कर सकते हो। मैं तो मरीना से इसलिए तोड़ करने को कह रही थी कि वो कैदी बना हुआ था। हमारे लिए उस डमी की रिहाई लाजमी थी और वो रिहा हो चुका है। वो बोली, मैडम, अगर तुम पहले कहती कि डमी की रिहाई के बाद तुम्हारा कोई ख्याल ख्वानी करने वाला मेरे अमल का तोड़ करेगा तो मैं उसकी रिहाई में इतनी देर ना करती। एक जगह मेरी बहुत अहम मसरूफियात हैं, तुम्हारी मेहरबानी होगी मुझे दूसरी जगह मसरूफ़ रहने दो। बेशक तुम जाओ, मगर ये समझ लो जब तक डमी पारस तुम्हारे शहर से नहीं निकलेगा तुम्हारे अंकल को रिहाई नहीं मिलेगी। मैं मुतमईन हूँ कि तुमने मेरे अंकल को एक आरामदेह कमरे में नज़रबंद किया है। मैं तुम पर एतमाद करते हुए उनकी रिहाई का इंतज़ार करती रहूँगी। वो एक जगह कार रोक कर ख्याल ख्वानी कर रही थी, फिर उसे ड्राइव करती हुई अपने प्राइवेट बंगले में आ गई। अब उसके हाथ में एक चाल आ गई थी। जिस वक्त सलमान पारस के दिमाग में जाकर तोड़ करेगा, मरीना भी उसके अंदर रहेगी। चुपके चुपके सलमान के अमल को नाकाम बनाएगी और इस खुशफहमी में मुब्तला रखेगी कि डमी के दिमाग से मरीना का तनवीमी अमल ख़त्म हो चुका है। वो एक इजी चेयर पर बैठकर पारस के दिमाग में पहुंच गई।
वहां सलमान पहले से पहुंचा हुआ था और तनवीमी अमल के जरिए पारस को ट्रांस में ला रहा था। मरीना उसके अमल को खामोशी से नाकाम बनाती रही। उधर सलमान को कामयाबी का यकीन होता रहा। उसने अमल के इख्तिताम पर उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। पारस के दिमाग में खामोशी छा गई थी। मरीना ने सलमान के इत्मीनान के लिए उसे सोने के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट तक खामोशी रही, फिर सोच के जरिए बोली, पारस बेदार हो जाओ। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी, फिर पूछा, मरीना तुम मेरे पास हो? डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।